कि अगर 50,000 की आबादी पे एक अच्छा क्लिनिक होना चाहिए, अच्छा स्कूल्स होना चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, रास्ते साफ सुथरे होने चाहिए, पानी का प्रेशर और टाइमिंग बराबर होना चाहिए, फायर ब्रिगेड का प्रोविजन होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस होनी चाहिए, और वो कुछ भी हमारे बस्ती में नहीं है। पत्थर वहीं मारे जाते हैं जहाँ फल ज़्यादा होते हैं, और आज भी पत्थर मुझी पे मारे जा रहे हैं क्योंकि उन्हें खतरा है। मैं ये आपको खुले तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम है उन तमाम दलालों की तरफ से जिनकी दलाली बंद होने वाली है। आप सबको पता है कि धारावी के अंदर अडानी को पूरी ज़मीन दे दी गई है। आने वाले समय में ये अपनी बस्ती में होने वाला है। रमज़ान के एक महीने में हमारे यहाँ पर एक हमारा रमज़ान राशन प्रोग्राम चलता है, और ये पार्क इतना बड़ा है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, और ये हमारे मेंबर्स के लिए रिजर्व नहीं होता है। एक एम्बुलेंस का फार्मूला हमारे पास है। कंजेस्टेड हालत के अंदर हमारी एम्बुलेंस वहाँ पहुँचेगी, पेशेंट को लेकर निकलेगी। वो हॉकर्स भी कई सालों से धंधा कर रहे हैं, और उनको गवर्नमेंट का काम था, बीएमसी का काम था, उनको प्रॉपर प्लेसमेंट देते हैं, उनको फाइन मारा जाता है। वो दिन में कमाते हैं 400-500 रुपये परिवार के लिए, 1500 का फाइन मारा जाता है, हफ्ते में 1-2 बार मारा जाता है। तो वो गरीब परिवार वो अपना परिवार चलाएगा कि फाइन भरेगा? हमने दंगों में तकरीबन 400 घर जो चारों तरफ से जला दिए गए थे, तोड़ दिए गए थे, हमने उस दंगों के अंदर उन घरों को रिपेयर करने का काम किया। आने वाली नस्ल के लिए बेहतरी का रास्ता छोड़े, वरना नाअहल लोग इस पे सीट पे काबिज होने के बाद आपका मुस्तकबिल बर्बाद कर दें। अपने हक को जाने, पहचाने और वोट करें। अब नहीं तो कब। Hey guys, this is नादिर अली and welcome to my first podcast बस्ती की आवाज। बहुत ही बॉम्ब होने वाला है। आप लोग ये पूरा पॉडकास्ट देखिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट में ऐसी शख्सियत आने वाली जिसको जोगेश्वरी ईस्ट के वार्ड 78 के बच्चा जानता है। साजिद शेख, जो साजिद सुरई के नाम से फेमस है, जिन्होंने बनाई है जन परिवर्तन पार्टी, और उनके साथ है उनके कैंडिडेट 2026 के गौसिया शेख। साजिद सर, वेलकम। शुक्रिया। और गौसिया जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है नादिर जी। गौसिया जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन जब से अनाउंस हुआ है तो कैसा लग रहा है अभी आपको? हाँ, बहुत एक्साइटेड है हम, हमारी पूरी टीम। और अभी जब से मतलब डेट डिक्लेयर हुई है जब से, तो हम लोगों में एक अलग ही एनर्जी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। यही एनर्जी ऐसी बरकरार रखना है अपने को जी। ठीक है। तो साजिद सर, मैं काफी लंबी लिस्ट लेके आया हूँ, मैं पूरा रिसर्च करके आया हूँ आपके बारे में। जी जी बिल्कुल। साजिद सर, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं जैसे देखता हूँ कि वार्ड 78 एक ऐसी बस्ती, अनऑर्गेनाइज बस्ती थी, वहां से आपने स्टार्ट किया एक सोशल एक्टिविटी, समाज सेवा का काम। तो मतलब आपने कोई चीज ऐसा इंस्पायर कैसे हुए, आपको कहाँ से ऐसा जज्बा आया कि आपको अब नहीं करना है? देखिए, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी जिसका नाम था मुस्लिम यूथ एसोसिएशन। सबसे पहले हमारा नाम ये था, मुस्लिम यूथ एसोसिएशन। हमने बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह हमने एक वाइस कमेटी बनाई थी, और वो वाइस कमेटी का काम था वाइस कराना और प्रोग्राम ख़त्म कर देना। इत्तेफाक से एक टर्निंग पॉइंट हमारी लाइफ में आया। 1990 के दौरान हिंदू मुस्लिम कम्युनल वायलेंस शुरू हुआ था। रथ यात्रा वगैरह शुरू हो गई थी, और जगह जगह लोगों के साथ मारपीट करने का काम शुरू हो गया था। तो एकदम तनाव हो गया था उस टाइम पे। तो हमारे इत्तेफाक से इस मोहल्ले में एक यतीम बच्ची की शादी थी, और उसी दरमियान में हमारा वास का भी एक प्रोग्राम था। तो हमने देखा कि यार वो यतीम बच्ची की शादी है और कोई इंतज़ाम नहीं, दंगा हो जैसा माहौल है, कोई आ जा नहीं रहा है, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने वो जो पैसा था वास का, हम लोग पैसे उठा के उस बच्ची की शादी में लगा दिए, और वो जो सुकून मिला था हमें, वो हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद से हमने वाइज वगैरह नहीं कराया, फिर हमने बच्चों के और लोगों के आवाम की खिदमत की तरफ बढ़ गए। मतलब आपने जो वास के लिए पैसे रखे थे वो किसी की लाइफ बन गई, शादी करवा दिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर, ये आप जो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, समाज सेवा करने से, कितने साल हो गए होंगे, कब से करते हैं आप? देखिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन 1986 से बनी, और जब 1990, 91, 92, 93 कंटिन्यूस 4 दंगे जोगेश्वरी ईस्ट में हुए। और उस टाइम भी हमारी एज, हमारे सब साथियों की एज जो थी 17 से लेके 22-23 साल के लगभग ये सब उम्र के लोग थे उस दरमियान में।
तो जब ये दंगों का माहौल हो गया तो हमें भी पता नहीं था कि दंगा कैसे होता है, क्या होता है उसमें, क्यों मार दिया जाता है। यंग एज थी, टेंडर एज थी, हम लोग फुटबॉल खेलने जाया करते थे, ग्रुप बंद हो गया और समाज सेवा के अंदर से बच्चों की किताबें वगैरह थोड़ा सा कर रहे थे। 1990 की दंगों में हमें पहली बार एहसास हुआ कर्फ्यू किसे कहते हैं, खाना कैसे नहीं आता बस्ती में, भाजी नहीं आती है, दूध नहीं आता है, लोग परेशान हो जाते हैं, कर्फ्यू के अंदर बाहर निकलने नहीं मिलता है। ये 93 90 की बात करें, 1990 की बात करें, 1990 की। उस टाइम पे हमने थोड़ा सा रिलीफ काम चलाया। वो कैसे चलाया, आपस में कंट्रीब्यूशन वगैरह करके हमने चलाया। फिर इसके 90 दिसंबर में वो दंगा हुआ था। उसके बाद 1991 जनवरी में हुआ। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। फिर 1993 में मुंबई राइट्स हुई। तो जब बाबरी मस्जिद शहीद के जब दंगा चला, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमें मिले जो कम्युनल हार्मनी पे काम करने के लिए इलाकों के अंदर आए थे। तो उन लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उस NGO से। उन लोगों की बातें हमको समझ में आई। उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया, कम्युनल हार्मनी के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए और पुलिस के सामने खड़े रहे हमारे साथ, कंधे से कंधा मिला के। जो जुल्म बस्ती में हो रहा था नौजवानों के साथ में, उस जुल्म को रोकने में हमारे साथ में खड़े थे। और वो टोटल NGO के जो लोग थे वो गैर मुसलमान थे। अच्छा, तब से हमारा NGO गैर मुसलमान NGO के साथ में काम करने, बड़े पैमाने पे काम करने लगा। फिर 93 के दंगे हो गए। इसके तुरंत 6 दिसंबर के बाद में कंटिन्यू हालात बम्बई के बिगड़ते रहे, नफसा नफसी चलती रही। तब जाके 93 का जो दंगा हुआ बहुत भयानक हुआ। हम वैसी ऑर्गेनाइजेशन NGOs के साथ मिलके हमने फिर रिलीफ कैंप शुरू किया, जहाँ पर लोगों को राशंस प्रोवाइड किए, क्योंकि बाज़ार बंद थे, राशंस नहीं आ रहे थे, हालात बिगड़ चुके थे, दंगा शदीद था। पूरे बम्बई के अंदर काफ़ी लोग मारे गए थे और वो मारे जाने का एक सेंटर पॉइंट जो था वो जोगेश्वरी ईस्ट था, जिसे राधाबाई चाल के नाम पे बड़ा कर दिया गया। उस राधाबाई चाल को देखने के लिए LK अडवाणी जैसी शख्सियत आई और माहौल को बिगाड़ कर ही गया उन्होंने। वो माहौल सुधारा नहीं, माहौल बिगड़ा रहा। तो उस दरमियान में हमने लोगों के रिलीफ एक्टिविटीज़ के ऊपर काम किया, हमने रिलीफ कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए, हमने NGOs के साथ मिलकर, अलग अलग NGOs थे, जाइंट्स क्लब थे, लायंस क्लब थे, शबाना आज़मी का एक ऑर्गेनाइजेशन था, युवा एक ऑर्गेनाइजेशन था, और अलग अलग प्रकार के जो साथी थे जो मतलब जात पात को ना मानते थे और एक इंसानियत को जो सपोर्ट करते थे, वैसे ऑर्गेनाइज के लोग हम साथ में काम किया उस टाइम पे, मतलब कि 92-93 के दंगों में। तो ये तकरीबन ये जो पीरियड आपने स्टार्ट किया, इसको कितने साल अब जो है कितने साल हो गए होंगे अभी तक? देखिए जैसे 35 ईयर्स हमारे आज लगभग कंप्लीट हो गए हमारे सामाजिक लाइफ को कंप्लीट हुए हैं। अगर इसको आप बैकवर्ड में देखते हैं, 35 साल एक लॉन्ग जर्नी, इतना बड़ा जर्नी आपने किया, तो कैसा आपको फील होता है कि 35 साल मैंने इस मतलब इस चीज को दी है? देखिए महसूस ही नहीं हुआ। देखिए कुदरत जो है, अल्लाह ताला जो है हर इंसान के साथ उसके सेटअप बना के रखे। हमारे टीम के साथ, हमारे दोस्तों के साथ जो सेटअप था, जो हमें महसूस होता है आज, वो यही था कि हमें खिदमत खल्क में जाना है। हम उस टाइम पे गए जब हमारा लड़कपन था, हम भी जू पे जाके नहा सकते थे, हम भी फिल्में देखने जा सकते थे, रिसोर्ट जा सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने हमें इस काम के अंदर पूरा बिजी रखा। हमने दंगों में तकरीबन 400 घर जो चारों तरफ से जला दिए गए थे, तोड़ दिए गए थे, हमने उस दंगों के अंदर उन घरों को रिपेयर करने का काम किया। ये किधर हुआ था? जोगेश्वरी की बात है कि जोगेश्वरी ईस्ट की बात कर? ये जोगेश्वरी ईस्ट में ही हुआ था। जोगेश्वरी ईस्ट का दंगा सेंटर पॉइंट हो गया था पूरे मुंबई के राइट्स का। तो उस टाइम में पूरे जोगेश्वरी को घेर के चारों तरफ से जलाया गया था। काफ़ी घर जल गए थे, तोड़े गए थे, पतरे टूट गए थे, काफ़ी कुछ हुआ था। वो तमाम घरों को हमने अदर ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने फंडिंग किया था, उन्होंने यहाँ से जमा करके मटेरियल ला के दिया था। लोकल लोग जो है, जो वहाँ के लोकल प्लम्बर्स थे, कारपेंटर्स थे और अलग अलग जो थे कंस्ट्रक्शन काम करने वाले लेबर्स थे, फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया था। उस टाइम लोगों के घर बनाए थे। सो उस वक्त आप जब स्टार्ट किए थे, तो उस वक्त के जो आपके मेंबर्स थे साथ में, जो आपके साथ जुड़े थे, क्या वो आज भी आपके साथ हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साथ में, वो उस तरीके का उसी जज्बा के साथ में है। आज हम सभी साथी 50+ हो गए हैं। अच्छा, और जज्बा आज भी 25+ है। सेम वैसी काम कर रहे हैं, सेम एनर्जी से काम करते हैं हम लोग। सर मैं साजिद जी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी, मतलब आप जब समाज सेवा 35 साल से आप कर रहे हो, और 30 साल 35 साल बहुत टाइम होता है, तो आपने ये
नई पार्टी, जब इतनी सारी पार्टी है तो न्यू पार्टी क्यों खड़ी कर दी? समाज सेवा भी तो सिर्फ कर सकते थे ना। आपने पार्टी रजिस्टर कर दी, आप इलेक्शन लड़ोगे, तो इसकी क्या जरूरत थी? देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हमने किया है अभी 2022 के आसपास, 2021 में, 21 में। ठीक है। और उससे पहले हमने लॉकडाउन में हमने जब वर्किंग शुरू की, जी जैसे लॉकडाउन लगा, एक फर्स्ट संडे कर्फ्यू लगा, उसके बाद से पूरी बस्ती सन्नाटा हो गई, पूरा बॉम्बे शहर, पूरा इंडिया साइलेंट हो गया, पूरा वर्ल्ड साइलेंट हो गया। तो मैं आराम कर रहा था घर पे, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि कर्फ्यू है और संडे कर्फ्यू है, आप लोग एक दिन दीजिए। जनता कर्फ्यू की बात जनता कर रहे हैं, कर्फ्यू, सॉरी, वो संडे के दिन था, जनता कर्फ्यू था। एक दिन का था। हाँ, तो हमने आराम कर रहा था। मेरे एक दोस्त, एक हमारे अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम अभी फ़िलहाल लेना मुनासिब नहीं है, जिम्मेदार है, बिजनेसमैन है। उन्होंने फ़ोन किया कि क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा आराम, संडे मना रहा हूँ और जनता कर्फ्यू का मज़े ले रहा हूँ, घर में चुस्कियाँ ले रहा हूँ चाय के। बोले चुस्कियाँ ले लो और तुरंत खड़े हो जाओ, जिस तरह तुम काम करते आए हो बस्ती के अंदर, इस बार उन तमाम जितना काम किए हो उससे कई गुना काम तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कर्फ्यू 4-5 महीना चलने वाला है। मैं चौंक गया, मैंने कहा मोदी जी ने कहा एक दिन का कर्फ्यू है, ये 4-5 महीने कैसे लगेगा? और फिर मैं उनकी कैपेसिटी भी जानता था कि वो किस लेवल का आदमी है। तो मैंने कहा भाई क्या करना है? वो पहला बंदा था जिसने कहा कि मैं 500 लोगों का राशन अरेंज कर रहा हूँ, तुम तुम्हारे दोस्तों को सबको मैसेज डालो ग्रुप के अंदर, बात करना शुरू करो, ये कर्फ्यू लॉन्ग टर्म चलने वाला है, आप तैयारी करो लोगों की खिदमत की। मतलब आपके बैकिंग में ऐसे लोग हैं जो आप पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सारे लोग को राशन देना एक बड़ी बात है। गौसिया जी, मेरे से आपसे भी क्वेश्चन करेंगे कि गौसिया जी, मुझे एक आपसे ये जानना था कि एक वुमेन लीडर जो है, आप सर के साथ अभी जेपीपी पार्टी, जन परिवर्तन पार्टी में है जी। तो एक वुमेन लीडर, अपनी टीम, जो एक लेडीज टीम होगी आपकी, उसको कैसा लेके चलते हो आप? उसको मैनेज कैसे करते हो? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेडीज़ टीम बहुत समझदार है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी कुछ होता नहीं है, क्योंकि लेडीज़ से तो थोड़ा कुछ कभी ऊंच नीच हो ही जाती है, लेकिन उन सबको मतलब एक नज़र साइड में रख के हम लोग, हमारा जो काम है, जब वक्त आता है तो हमारी पूरी टीम तैयार हो जाती है और हम लोग उस काम को अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। सो गौसिया जी, आप जो है अभी पार्टी से जुड़े हैं, तो आप जी। पार्टी में और घर में कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो लेडीज़ टीम है, वो हमको पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। और घर में भी हमारे जो बच्चे हैं वो एक 16 साल के हैं और एक 15 साल के हैं, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी समझदार हैं, उनको लगता है कि हाँ मम्मी भी थोड़ा बिज़ी है, पापा भी बिज़ी है, तो वो लोग सपोर्ट करते हैं हमको अल्हम्दुलिल्लाह। सो एज अ, मैं सर से भी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, इस बार 78 वार्ड से इलेक्शन से आ रहे हैं, तो आपके कैंडिडेट का आपके मुंह से नाम सुनना चाहेंगे। जन परिवर्तन पार्टी की कैंडिडेट मिसेस गौसिया साजिद शेख है। कांग्रेचुलेशन गौसिया जी, मतलब ये चीज सुनने के लिए आपने इतना मेहनत किया और आज आपके सामने सर, आपके खुद हस्बैंड आपको इतनी बड़ी चीज, मतलब इतना बड़ा ओहदा दे रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या एक्सप्रेस करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, क्योंकि सबको ये मौका अल्लाह ताला नहीं देते हैं कि एक टाइम रहा कि हमारे अब्बा भी थोड़े सोशल वर्कर रहे, छोटे मतलब छोटे मोटे अपने वक्त में। हमारे शौहर भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक अरसा 35 साल सोशल वर्किंग में गुजारा, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमको भी इस काम के लिए चुन रहा है, तो हम इसके लिए बहुत खुश हैं और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं। साजिद सर, मैं ये पूछना चाहता था कि एक लीडर और एक पॉलिटिशियन के दरमियान में मतलब क्या फर्क है, बुनियादी फर्क क्या होता है एक लीडर और एक मतलब पॉलिटिशियन? देखिए, एक लीडर को अपने अवाम को, जो उसके वार्ड में रहते हैं, उसको एक अवाम की नज़र से, एक कम्युनिटी टीम के नज़र से देखना चाहिए और उनकी रहनुमाई करनी चाहिए, उनके आगे से आके लीड करना चाहिए, वो एक लीडर है। और जो पॉलिटिशियन है
वो आवाम को वोटर्स की नज़र से देखते हैं वक्त पड़े तब। बाकी पॉलिटिकली वो मैनिपुलेट करते हैं अपने मफाद को पाने के लिए। आज मैं पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करूं तो आज हिंदुस्तान में रहनुमा की ज़रूरत है, एक लीडर की ज़रूरत है, और वो स्पेस बहुत बड़ा है। उसको उस स्पेस को कम करने के लिए अवाम में से सही रहनुमा, सही लीडर्स को बाहर लाने की ज़रूरत है। जनता को ऐसे लीडर्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, ना कि जो पूरे इस्टेब्लिश लीडर्स है, जो मौका परस्त है, उनको साइड करने की ज़रूरत है आज की तरफ। ये जानना चाहता था कि जन परिवर्तन पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, मतलब ये आइडियोलॉजी ये पार्टी कैसी रखती है? देखिए, हमारी सिंपल आइडियोलॉजी है। हम इस देश के नागरिक हैं, ये देश संविधान से चलता है। इस संविधान को मानने वाले तमाम ऐसे लोग इस पार्टी से जुड़े हैं जो सामाजिक एकता, अखंडता, भाईचारा की बात करती है, अवाम की सत्ता में भागीदारी की बात करती है। ऐसी हमारी विचारधारा है कि ग्रास रूट से लेकर टॉप लेवल तक लोगों में अवाम की भागीदारी होनी चाहिए। इस संकल्पना के साथ हमारी पार्टी बनी। इस दौर में इतनी बड़ी बड़ी पार्टी खड़ी है, इतनी इस्टेब्लिश हुई है, इतनी बड़ी, सब लोग इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, तो आपको जन परिवर्तन पार्टी को इस्टेब्लिश करने में, मतलब बनाने में कितनी मुश्किल आई है? देखिए, ये पार्टी बनी जब ना, ये पार्टी बनी है हमारे लॉकडाउन के दरमियान। जब वार्ड नंबर 78 की बात मैं करूं, जोगेश्वरी ईस्ट की जब मैं बात करता हूं, वहाँ पर तमाम पॉलिटिकल इस्टेब्लिश पार्टियाँ मौजूद थी, मगर जब जनता की तकलीफ़ के टाइम पे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतरकर उनके सपोर्ट में बाहर नहीं आई। लोग क्वारंटाइन में थे, उनके लिए हमारी टीम खाना पहुंचा रही थी स्टार्ट में, क्योंकि होटलों का खाना उनको बराबर नहीं पहुंच पा रहा था। क्वारंटाइन में जो लोग बड़े बूढ़े थे, उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, वो अरेंज करके हमने पहुंचाई थी। फिर इसके बाद बस्ती में जो पूरा साइकिल चला, उस टाइम पे हमें लगा कि यार इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो अपने अगर फंड से कुछ सपोर्ट करना चाहते थे लोगों को, उनकी दवाइयों का इंतज़ाम करते, खाने का इंतज़ाम करते। लाइट के बिल इतने आ गए थे कि लोग लाइट का बिल नहीं भर पा रहे थे, बच्चों की फ़ीस कोई माफ़ नहीं कर रहा था। ऐसी सूरत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मैदान में उतर कर नहीं आई। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उस वक्त में, उस ऑर्गेनाइजेशन ने जब पॉलिटिकल पार्टी की कदम रखा, ये बाद में रखा, उस ऑर्गेनाइजेशन ने उस टाइम पे तकरीबन 3000 से ज़ायद परिवार को 2-2 बार राशन पहुंचाया हमने। 2-2 बार? 3 से 4 महीने में हमने 2-2 बार उनको राशन पहुंचाया। हमने बच्चों की फ़ीस, जिनकी 1-1 साल की पुरानी बाकी थी, 2-2 साल की पुरानी बाकी थी, गरीब तबका इलाका है, हमने एक बड़ी कंपनी से हमने गुजारिश की। वो कंपनी ने हमारी बात को समझा और उनके हमारे ताल्लुकात थे, उन्होंने हम पर विश्वास था। उन लोगों ने, उस कंपनी ने हमारे बस्ती के स्कूलों को जब चेक भेजना चालू किया, तकरीबन 40 लाख रुपए की फ़ीस हमने लोगों की भरी। मतलब इतना अच्छा काम हुआ कि बच्चे लोग की फीस भर दी। तब हमने सोचा कि जब ये काम हम कर सकते हैं, हाँ। और नेता लोग सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाद में बैठ जाते हैं, काम नहीं करते, तो ऐसे ग्रास रूट कार्यकर्ताओं को सीट पर आकर लोगों की खिदमत करने की ज़रूरत है। और तो सबसे पहला बेस हमें नज़र आया कि आने वाला नगर सेवक का चुनाव हमको लड़ना चाहिए। समाज सेवा से एक क्वेश्चन गौसिया जी आपके लिए है कि देखिए सर, समाज सेवा करते रहेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर कोई अच्छा बोले। कुछ लोग इस चीज में बुरा भी मानते हैं कि मुझे तो मिला नहीं, तुमने ही पूरा ले लिया। खास करके आपको, जब आप बाहर निकलते होंगे, साजिद सर को मैन टू मैन अगर बोले तो ठीक है, लेकिन आपको भी ये चीज फेस करना पड़ती है क्या कि आपकी पार्टी ने तो मुझे नहीं दिया राशन? लेडीज की मैं बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने कभी ऐसा फेस किया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा, हमको मतलब हमारी फेस टू फेस नहीं आया ऐसा सुनने में, लेकिन लोगों से मतलब ऐसा है कि किसी ने बोला था ऐसा, मतलब वाया सुन पाते, लेकिन फेस टू फेस अल्हम्दुलिल्लाह हमको किसी ने नहीं बोला, क्योंकि हमारा जो इलाका रहा है जिससे हम फेस टू फेस होते हैं, जहाँ पे ऐसे लोग हैं तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह राशन पहुँच ही जाता है, तो हमको कभी ऐसी शिकायत नहीं आई। साजिद जी, इस बार आप इलेक्शन में मैडम को कैंडिडेट एज ए कैंडिडेट लाए हैं, तो एक यूथ के आप एक
क्या मैसेज देगी जन परिवर्तन पार्टी इंस्पायर करने के लिए आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं अपने बस्ती के नौजवानों से यही अपील करूंगा कि अपने बस्ती का मुस्तकबिल, अपने आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल एक अच्छी पॉलिटिकल विज़न के साथ, पॉलिटिकल विल के साथ ही बदलाव में आ सकता है। अगर बस्ती में कुछ परिवर्तन लाना है, कम्युनिटी में लाना है, देश में लाना है, तो आपको सत्ता में आना पड़ेगा और आकर जिम्मेदारी उठाकर अपनी ताकत को दिखाकर अपनी बात को मनवाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि सियासत गंदी है। इस गंदगी को साफ करने के लिए नौजवानों को उतर के मैदान में, रास्तों पे आना पड़ेगा और गंदी सियासत को साफ करना पड़ेगा। जब तक अच्छे नौजवान नहीं आएंगे तब तक बुरे लोग इस पे आते रहेंगे। उनको हटाने के लिए नौजवानों को आगे आना ही पड़ेगा। मेरी अपील है, जन परिवर्तन पार्टी में आए और एक नया इंकलाब जोगेश्वरी ईस्ट से बर्पा करें, ताकि देश तक ये आवाज़ पहुँचे कि एक ऐसी गरीब बस्ती से ऐसी पॉलिटिकल पार्टी तैयार हुई है जो एक नया इंकलाब लेकर आई है, नया मैसेज लेकर आई है और सबको एक साथ जोड़कर चलने की बात करती है। सो गौसिया जी, आपने कब ज्वाइन किया जन परिवर्तन पार्टी? हम जब से बुनियाद रखी गई जन परिवर्तन पार्टी की, हम अल्हम्दुलिल्लाह साथ में ही रहे। और मतलब ये कब की बात करें? 90 मतलब जो पहले काम करते थे या 6 साल पहले जब अभी पार्टी बनी? नहीं, 6 साल पहले जब ये हाँ। पार्टी की बुनियाद रखी गई, हाँ। जब से, उससे पहले हम नहीं जाते थे ऑफिस वगैरह में। हाँ। और बैक स्टेज काम करते हाँ, थे? बैक स्टेज काम करते थे। लेकिन जब से पार्टी बनी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारी पूरी लेडीज़ टीम और हम लोग सब एक साथ में ही काम करने लगे। सो गौसिया जी, वार्ड 78 जहाँ से आप एज अ कैंडिडेट आ रहे हैं, तो वहाँ की सबसे मेजर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है और जो है जीतने के बाद उसको आप कैसे रिजॉल्व करोगे, आप बता सकते हैं? अभी फ़िलहाल हमारी बस्ती में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की चल रही है, और सड़क बनाना और बाकी सब काम तो, अदर काम तो होते ही रहेंगे। लेकिन हम अपनी बस्ती के लिए आने वाले 5 सालों में अच्छी एजुकेशन को लेके चलना चाहते हैं, और बच्चों के लिए स्पोर्ट्स में हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, सिंगल लेडीज़ हैं जिनके मतलब हस्बैंड ऑफ हो जाते हैं तो उनको परेशानी होती है, तो बीएमसी से अगर उनके लिए कोई भी स्कीम्स आती है तो हम उन तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। अच्छा, मतलब जो सिंगल मदर है या फिर उनको आप लोग पहले फोकस करोगे, जिनको हेल्प रहेगा। साजिद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक कॉर्पोरेटर की क्या यही ड्यूटी है कि वो खाली नाली बनाए, गटर बना दे या फिर रोड बना दे, मैदान बना दे? उसकी असली ड्यूटी को एक कॉर्पोरेटर की क्या होती है? देखिए, जो कॉमन बातें फैली हुई है एक नगर सेवक के बारे में, वो यही है कि वो टॉयलेट्स, गटर, रास्ते बनाता है। जबकि आपको पता है कि बीएमसी और इंसान का क्या रिश्ता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट बीएमसी में बनता है, जी जी। और जब वो बड़ा होकर इंसान होकर जब मर जाता है तो उसकी डेथ सर्टिफिकेट उसकी वहाँ बनती है, बीएमसी में बनती है। तो गोया शासन ने बता दिया, सिस्टम ने बता दिया कि बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक की जो ज़रूरत की चीज़ें वो बीएमसी में। अभी आप पूछेंगे कैसे? बच्चा पैदा हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट बना, बच्चा थोड़ा गोद में हिला डुला तो उसके इंजेक्शन्स लगे, उसके हॉस्पिटल्स बने बीएमसी में। जब बच्चा बालवाड़ी में जाने लायक हुआ तो नर्सरीज बीएमसी में, स्कूल जाने लगा तो बीएमसी के स्कूल्स, वहाँ से फिर वो निकल के खेलने के लिए बाहर निकला तो मैदान बीएमसी का। उसके बाद बड़ा हुआ तो रोज़गार के लिए कोई ना कोई ऑप्शंस बीएमसी से। उसके बाद जब वो मर जाता है इंसान तो उसका मरने के लिए कब्रिस्तान बीएमसी का, शमशान बीएमसी का और सर्टिफिकेट बीएमसी का। तो इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक जितनी चीज़ें वहाँ पर मौजूद है, हेल्थ, रोज़गार, स्पोर्ट्स, स्कूल्स, एवरीथिंग, उसके अंदर घुसकर वैरायटी ऑफ स्कीम्स बेसहारा औरतों के लिए, सिंगल मदर्स के लिए, वृद्ध औरतों के लिए, मर्दों के लिए अलग अलग स्कीम्स है, हैंडीकैप्स लोगों के लिए स्कीम्स है, गरीब यतीम बच्चों के लिए स्कीम्स है। वो तमाम चीज़ों को लाने का काम एक अच्छा नगर सेवक जिसको जानकारी होगी वो कर सकता है। और वो हमारी टीम पिछले कई सालों से लोगों के लिए काम करते आ रही है। हमारी टीम एजुकेटेड टीम है, हमारी कैंडिडेट एजुकेटेड है, वो तजुर्बेकार टीम के साथ जुड़ी हुई है और वो तजुर्बेकार टीम उनसे पूरा काम करा के लेगी। सो साजिद जी, आप जो है
इस बार 2026 का इलेक्शन बीएमसी का एज अ कैंडिडेट गौसे जी को उतार रहे हैं और आपको 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है सर्विस करने का, तो कुछ ना कुछ मुद्दा कोई ना कोई पार्टी लेके लड़ती है, मेजर मुद्दे। तो जन परिवर्तन पार्टी का मेन कोर मुद्दा क्या है और क्या लेके आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? हमारी बस्ती में कई मुद्दे हैं, जिसमें से कुछ मुद्दे मैं बेसिक बताना चाहता हूँ जी। हमारी बस्ती में इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज है, हमारी बस्ती में ड्रग का इश्यूज है, हमारी बस्ती में प्रॉपर सैनिटेशंस का इश्यूज है, पानी की किल्लत है, बस्ती अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह पूरी इधर इधर मिली हुई गलियां हैं, इसको प्रॉपर एस्टेब्लिश और डेवलपमेंट की जरूरत है। अच्छा। ये मोटा मोटा चीज़ है। और बारीकी में अगर जाए तो हमारे यूथ के लिए स्किल सेंटर्स की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, खेलने की जगहों की ज़रूरत है। ये तमाम मुद्दों के ऊपर हमारा फोकस है कि आने वाले समय में जन परिवर्तन पार्टी यूथ के स्किल डेवलपमेंट पे काम करेगी, बस्ती के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे काम करेगी, बस्ती के अंदर बस्ती को नशा मुक्त करने के लिए काम करेगी जी। उसके साथ साथ बस्ती के अंदर रोजगार के अलग अलग जॉब फेयर्स और रोजगार के अपॉर्चुनिटीज को लेकर आया जाएगा। वेरियस कंपनीज के साथ टाई अप करके यहाँ के लोगों को जॉब के ऊपर भेजने का काम करने का प्लान हमारा है, जो कि नगर सेवक के इस दायरे में नहीं आता है। तो आज हमारे बड़े बड़े लीडर्स भी कहते हैं हम 2-2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, वो दे नहीं पाते हैं, मगर हम उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे। उनकी पढ़ाई के एतबार से अगर ड्रॉप आउट से तो उनके एतबार से उनको ट्रेन करके उनको कोई ना कोई अच्छे सुटेबल रोजगार पे लगाने का काम हम करेंगे। देखिए, एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे बस्ती के सामने आ गया है। महाराष्ट्र में भी SIR का सर्वे होने वाला है। उस सर्वे में लोगों के डॉक्यूमेंट करेक्शन चेक करने का काम होगा। आज हमारी बस्ती के मेजॉरिटी घर ऐसे जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो इस SIR के सामने हमारा आने वाले समय में हमारा पहला सबसे बड़ा फोकस रहेगा। आने वाले इलेक्शन अगर जनता ने आवाम ने हमको जिता दिया तो आने वाले 6 महीने के अंदर हम डॉक्यूमेंट करेक्शन सेंटर बस्ती के अंदर ही बनाएंगे, ताकि लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े और उनका काम बस्ती के अंदर प्रॉपर वे से हो सके। एक ये होगा। दूसरा, हमारी बस्ती के सामने एक घरों का जो मुद्दा है, उनकी छत का मुद्दा है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वालिदैन ने बड़ी मेहनत से घर बनाए, एक एक ईंट जोड़कर बनाए। आज ये बिल्डर लॉबी के जो लोग हैं वो बस्ती बसाना तो चाहते हैं, वो जो प्रॉपर वे से ह्यूमन कंडीशन के अंदर प्रॉपर एस्टेब्लिशमेंट एक रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, उसका तकाजे का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमारी चाहत ये है कि जो भी बिल्डर आए या जो भी डेवलपर्स इस बस्ती का डेवलप करना चाहेगा तो हमारी टीम उनके साथ लोगों के लिए नेगोशिएशंस करेगी कि बस्ती के विकास में कितना योगदान लोगों का होगा। आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ा इश्यू हमारे बस्ती के लिए आने वाला है, जो है धारावी पैटर्न। आप सबको पता है कि धारावी के अंदर अडानी को पूरी ज़मीन दे दी गई है। आज लोगों की उनकी सहमति को किनारे कर दिया गया। आने वाले समय में ये अपनी बस्ती में होने वाला है। हम चाहते हैं कि सही रहनुमा वहाँ पर अगर होगा, जो आवाम की बात करेगा वही अपने बस्ती को प्रॉपर रिहेबिलिट करा पाएगा। तो उसके लिए भी हमें कमर कस के एक अच्छे नुमाइंदे और अच्छी टीम की ज़रूरत है, जो हम देने की कोशिश करेंगे। सर ने जब भी हक की आवाज उठाई है या सोशल एक्टिविटी की है तो उन पे FIR हुई है, तो FIR होते गई तो आपको कैसा फील हुआ? क्या आपकी फैमिली को कैसा फील हो रहा था उस वक्त? थोड़ा मुश्किल वक्त रहा है वो हमारी फैमिली के लिए, हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली रही है। तो जब भी अगर कुछ ऐसी परेशानी आती है या मुसीबत आती है तो हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ रहती है। और सबसे बड़ी बात, फैमिली तो हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे साथ में हमारी बस्ती की आवाम है और उनको, हमारे शौहर को बहुत सारी दुआएं हैं लोगों की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब क्राइसिस से बाहर निकल जाते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी लोग हमारे शौहर को ऐसे ही दुआएं देते रहेंगे और हम लोग हर परेशानी से बाहर रहेंगे इंशाल्लाह। होप सो, होप फॉर द बेस्ट। साजिद जी, आपसे मेरा ये सवाल था कि आप जो है फुल टाइम JPP पार्टी को देते हैं या फिर आप इसके अलावा काम या बिजनेस या जॉब आप क्या करते हो? आपके मतलब ये पार्टी के बाद का क्या रोल है? मतलब आप पार्टी के बाद का नहीं है, पार्टी से पहले का रोल है। अच्छा पहले का। देखिए, मेरा रोजगार है, हाँ, मैं एक रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हूँ। ओके। मैं रियल एस्टेट एजेंसी चलाता हूँ। जी। पिछले 16-17 साल से मैं
इसी इंडस्ट्री में हूँ। जी। मेरे हलाल रिस्क का जरिया ये है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जरिया है। आज इससे मैं काम करके मेरे पूरे परिवार को ऑफिस में मेरे पार्टी के अंदर जो डोनेशंस मतलब जो खर्चा करना पड़ता है वो सब मैं इससे निकालता हूँ और अच्छा। करता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। और जब आपको कोई जब सर्विस आप देते हो, लोगों की मदद करते हो, तो आपको जो ग्रेन्स आते हैं, राशंस आते हैं, आपको किसी ने कुछ भी मदद के लिए दिया, ब्लाइंडली आपने दिया है, तो क्या ये रिजर्व आपकी टीम मेंबर के लिए पहले रिजर्व करते हैं या फिर पूरा वफ करके पूरा दे देते हैं? देखिए मेरा एक्टिविटी जो है सिर्फ ग्रेन्स के ऊपर आधारित नहीं है। अच्छा रमजान के एक महीने में हमारे यहाँ पर एक हमारा रमजान राशन प्रोग्राम चलता है। अच्छा, ओके। वो एक पार्ट है। अच्छा, मगर लोगों को और ये पार्ट इतना बड़ा है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और ये हमारे मेंबर्स के लिए रिजर्व नहीं होता है। अच्छा, हमारे मेंबर्स नहीं लेते हैं। जो एकदम इसके अंदर अगर बेवा है या मुश्किल कुछ मतलब अटके हुए है तो ही लेते हैं, वरना हमारी टोटल टीम मेंबर्स है वो जाकर जिम्मेदारी से लोगों के घर घर पहुंचाते हैं। कोई रिजर्वेशन नहीं है हमारे इसके अंदर। कोई हमारा मेंबर है तो उसको मिलेगा, बाहर वालों को बाद में मिलेगा, बिल्कुल नहीं है। जो ज़रूरतमंद है उसको मिलता है और साल में एक बार मिलता है। बस के अलावा दवाइयों का काम है, पढ़ाई का काम है, स्कॉलरशिप्स का काम है, बस्ती के अंदर वेरियस सिविक इश्यूज है। आज अमीना नगर के अंदर पाइपों का जाल बिछा हुआ था, वो उस पाइपों के जाल को साफ करने के लिए वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन डाल के 3 साल मेहनत किया, तब जाके वहाँ 6 इंच की लाइन पास हुई और वहाँ पर एक बड़ी जितना पाइप फैला हुआ था वो पाइप जो है कंप्लीट वहाँ से बीएमसी की मदद से कट करके हटाया गया। हटाने के बाद मतलब अभी वहां से हट गया। वहाँ पर लोग चल नहीं सकते थे, वहाँ से मैयतें नहीं निकल सकती थी, वहाँ लोग गिर के अपने पैरें तुड़ा रहे थे। और वहाँ पर पिछले 12 साल पहले वो गली बनी थी और 12 साल तक वहाँ पर कोई इसके बाद वहाँ पर काम करने नहीं आया था। उस गली में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने काम करके पाइप की न्यू पाइपलाइन लेकर आई और जितना भी पाइप स्प्रेड था उसको कट करके हटा के न्यू कनेक्शन लोगों को डाल के वहाँ पर हमने दिया। सो वार्ड 78 में ये जानना चाहूंगा, वार्ड 78 स्टार्ट मतलब कहाँ से कहाँ तक का वार्ड 78 कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है? ये आपका जो एरिया होगा जहाँ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं 78 का, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये कितना बड़ा है ज्योग्राफिकल मैप से या नॉर्मल मतलब एज अ वोटर, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से एंड होता है? जैसे बैंड्रा प्लॉट ये एग्जांपल के तौर पे कहाँ से कौन सा कवर होता है? देखिए अपना हाईवे से शुरू होता है, बदरुद्दीन तैयब जी मार्ग से होते हुए मेघवाड़ी शाखा के आकर स्वामी स्कूल के पास से घूम के इनकम टैक्स कॉलोनी को कवर करके वापस हाईवे पे शंकरवाड़ी को कवर करके खत्म होता है। अच्छा, ऐसा राउंड में, ऐसे राउंड में पूरा सर्कल है। रोड चारों तरफ से जो रोड है उसके बीच में हमारा ये प्लॉट है, उसको वार्ड नंबर 78 बनाया है। उसमें तकरीबन वोटर्स की तादाद जो है 42,000 के आसपास है वोटर्स की तादाद, और पॉपुलेशन सरकारी आंकड़े के हिसाब से 51-52 हज़ार की तादाद है रहने वाली। जबकि हमारा घेटो है, वहाँ पर आज की तारीख में उतनी सी जगह में कम से कम 1 लाख की आबादी रहती है और उस 1 लाख की आबादी में सरकार का देखिए गवर्नमेंट का आंकड़ा है कि अगर 50,000 की आबादी पे एक अच्छा क्लिनिक होना चाहिए, अच्छा स्कूल्स होना चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, रास्ते साफ सुथरे होने चाहिए, पानी का प्रेशर और टाइमिंग बराबर होना चाहिए ये, और इसके साथ साथ उसके फायर ब्रिगेड का प्रोविजन होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस होनी चाहिए। एक 50,000 की आबादी में सरकार के आंकड़े हैं और वो कुछ भी हमारे बस्ती में नहीं है। पिछले 70 साल से इतनी पॉलिटिकल पार्टीज आई, राज करी, पर इन्होंने इन चीज़ों को करने का काम कभी नहीं किया। आज भी हमारे बस्ती में बेसिक अभाव है। आज पीने के पानी हमारे बस्ती में अलग अलग इलाकों के अंदर देखा जाए तो कहीं 1 घंटा है, कहीं 35 मिनट है, कहीं 1 घंटा 20 मिनट है, जो कि एक परिवार के लिए मुनासिब नहीं है। आज 2-2 परिवार रहता है, बड़े परिवार से। उस परिवार को अगर हमारी टीम जीत कर आती है, हमारी कैंडिडेट जाएगी तो पानी का प्रेशर बढ़ाने का काम करेगी, साफ पीने लायक पानी का इंतजाम करेगी और इसके अलावा टाइमिंग बढ़ाने का काम करेगी। ये काम हमारा प्रायोरिटी रहेगा इस बस्ती के अंदर। आपके नज़र में इसका कोई प्लान है जो जोगेश्वरी के वार्ड 78 में जो पार्किंग की वजह से एम्बुलेंस नहीं आती है, बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, और आप मार्केट देखते तो हॉकर्स लोग भी है वहाँ पर, तो हॉकर्स लोग ने वहाँ पर उनके लिए ऐसा आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनको भी मतलब हमको भी प्रॉब्लम ना हो कि गाड़ी अंदर आए, एम्बुलेंस आए, सारी चीज़ें
जब भी कुछ फायर ब्रिगेड आने वाला रहे, तो ऐसा कुछ आपकी नजर में कुछ ऐसा है? देखिए 2022 में मैंने एक एप्लीकेशन दिया था बीएमसी में, वार्ड में, कि हमारे इलाके में पार्किंग का बड़ा इशू है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नौजवान बच्चे बच्चियां आज गाड़ियां ले रहे हैं, बाइक्स ले रहे हैं और लोगों के पर्सनल रिक्शास है, कार है, टैक्सी है, ओलाज है, तो वो लोगों के पास प्रॉपर पार्किंग नहीं है, तो वो घर के बाहर गली के कोने में लगाते हैं। तो हमारा इसके अंदर एकदम क्लियर एक एजेंडा हम लेके चल रहे हैं कि हमारी बस्ती में एक बेहतरीन पार्किंग स्पेस होनी चाहिए, जिसके लिए हमने बीएमसी में 2022 को एक स्पेस बताया और उनको एग्जाम्पल दिया कि बॉम्बे के ई वार्ड के अंदर बेसमेंट बनाकर दो लेवल का बेसमेंट बना के इतनी कंजस्टेड इलाके में, नागपाड़ा जंक्शन पे इतने कंजस्टेड इलाके में 2 माले का बेसमेंट बना के पार्किंग जोन बनाया गया, दिया गया इलाके के लिए। वो फार्मूला हमारे दिमाग में है और हमारे पास जगह हमारे दिमाग के अंदर है। हम वो वक्त के ऊपर उस काम को हम अंजाम देंगे और बेहतरीन पार्किंग स्लॉट लेकर आएंगे। अच्छा, तो मतलब जन परिवर्तन पार्टी के पास बहुत सारे सरप्राइज रखे हुए हैं, सरप्राइज रखे हुए हैं। मैंने सारी चीजें जीतने के बाद में अपने बहुत सरप्राइज देने वाले। आप एम्बुलेंस की बात कर रहे थे जी, एक एम्बुलेंस का फार्मूला हमारे पास है। ऐसी कंजेस्टेड हालत के अंदर हमारी एम्बुलेंस वहाँ पहुँचेगी, पेशेंट को लेके निकलेगी बाहर। इंशाल्लाह वो हम वक्त के साथ दिखाएंगे इंशाल्लाह, वरना कॉपी हो जाएगा हमारी चीज़ों की इंशाल्लाह। कोई बात नहीं है, वो तो काम से मतलब कि आप जीते या कोई भी जीते, हमारे को यही चाहिए कि बस्ती अच्छे से चले और हमारा जो नियत है वो साफ रहे और हमारा काम हो, बस्ती के लोग हमसे खुश रहे, ठीक है। और दूसरी चीज एक ये, हॉकर्स की बात कर रहे थे आप, हॉकर्स की, है ना। हॉकर्स के लिए हमारी मच्छी मार्केट है, वो कई सालों से डेवलपमेंट के नाम पे पेंडिंग है। अगर वो ग्राउंड+2 बन जाती है प्रॉपर वे से, तो हॉकर्स की जो रास्तों पे जो हॉकर्स लोग कर रहे हैं, अपना दुकान लगा रहे हैं, रास्ते पे बेच रहे हैं, उनके लिए सुविधा हो जाएगी, उनको प्रॉपर प्लेस मिल जाएगा। वो हॉकर्स भी कई सालों से धंधा कर रहे हैं और उनको गवर्नमेंट का काम था, बीएमसी का काम था, उनको प्रॉपर प्लेसमेंट देते हैं, उनको फाइन मारा जाता है। वो दिन में कमाते हैं 400-500 रुपये परिवार के लिए, 1500 का फाइन मारा जाता है, हफ्ते में 1-2 बार मारा जाता है। तो वो गरीब परिवार, वो अपना परिवार चलाएगा कि फाइन भरेगा? हमारे लिए उसके लिए भी प्लान है। वो मार्केट का प्रॉपर डेवलपमेंट करके हॉकर्स को वहाँ सेटल करना, ताकि रास्ते खुल जाए, पार्किंग की जगह बनाना, रास्ते खुल जाए, एम्बुलेंस भी जाएगा, लोगों के घर तक रिक्शा भी जाएगी, ड्रॉप करेगी, निकल जाएगी। इसके अलावा बस्ती के अंदर बेहतरीन डेवलपमेंट का एक अच्छा फार्मूला हमारे पास है। वो हम लोग नहीं करेंगे, सरकार जिसे भेजेगी या जनता जिस बिल्डर को चाहेगी उसके ज़रिए काम कराएंगे। हमारा कोई पर्सनल डेवलपर नहीं आएगा यहाँ पर, ना है हमारा। जो भी आएगा उससे प्रॉपर काम करा के लेने का काम हमारी टीम करेगी। तो साजिद सर, अब आते हैं एकदम मेन क्वेश्चन पर, जो मैं कब से होल्ड करके रख रहा था। ये चीज मैं पूछता हूँ और आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 1997 में आपने इलेक्शन के लिए प्रिपेयर हुए थे, आप मतलब इलेक्शन लड़ रहे थे वहां से, वार्ड 78 से, जोगेश्वरी से ही आप लड़ रहे थे। तो उसमें कंट्रोवर्सी हुई थी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कंट्रोवर्सी क्या थी? बड़ी देर से होल्ड करके बैठे थे आप इस सवाल। जी। देखिए 1997 में गालिबन मेरी उम्र 23-24 साल की, 22 से 24 साल के दरमियान में रही होगी। और दंगों के बाद से 3-4 साल कंटिन्यू रिलीफ काम में गए, लोगों को कोर्ट से छुड़ाने में गए। उसके बाद तुरंत सामने इलेक्शन आ गया और उस दरमियान लोगों से हमें सपोर्ट मिलता गया कि आप जैसे लोगों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, बस्ती का काम संभालना चाहिए, आपको आगे आना चाहिए। और फिर जो नेता लोग थे, जो लॉकडाउन में जो स्थिति आई थी, सेम स्थिति उस टाइम पे थी कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स हमारे बस्ती के लिए काम नहीं कर रहा था। तब हमारे नौजवान साथियों ने मिलकर हमें चुनाव लड़ाया। मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमारे दोस्त अहबाब, हमारे दुश्मन, हमारे सरकाज़म करने वाले दोस्तों को, सभी को मैसेज देना चाहता हूँ। आप ये आवाज़ उठाते हो कि 1997 में रविंद्र वायकर जी ने साजिद शेख को चुनाव में पैसे देकर खड़ा किया था। तो मैं आपको बताऊं, ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। अगर मैं चोर होता, अगर मैं पैसे खाने वाला होता, तो एक कहावत कही जाती है एक ज़माने से कि चोर चोरी से जाएगा पर हेरा फेरी से नहीं जाएगा।
आपने मुझे मेरी पूरी लाइफ के 30-35 साल बस्ती में आपके बीच गुजारते हुए देखे? क्या आपने मुझे किसी बिल्डर की दलाली करते हुए देखा? या आपने किसी के घर पे जाके डॉक्यूमेंट मांगते हुए उनसे पैसे लेकर किसी के डॉक्यूमेंट पहुंचाते हुए देखा? मैंने हमेशा हक बात कही है, और हक बात कड़वी होती है। ये जो भी इल्ज़ामात है वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। क्योंकि 22 साल की उम्र, 23 साल की उम्र में जो चुनाव लड़ा था, मेरे माथे पर नहीं लिखा था कि कितने वोट मुझे गिरेंगे। उस वक्त अल्लाह की मदद से 4800 प्लस वोट मुझे मिले हैं, और आज के वार्ड जो जीत कर आता है वो 4050 वोट लेकर आता है, और उस वक्त 1997 में 4800 प्लस वोट मुझे मिले थे। उस वक्त लोगों ने दिल से लगा के, मुझे गले लगा के कहा था कि भले से वार्ड बड़ा है साजिद, पर हमारा वोट सही जगह गया। 4000 वोट 800 पे वोट पे यहाँ नगर सेवक आता है, तो हमारा नगर सेवक है। ये लोगों ने दिल से लगा के मुझे ये बात कही थी। सरासर गलत इल्ज़ाम है। पत्थर वहीं मारे जाते हैं जहाँ फल ज़्यादा होते हैं, और आज भी पत्थर मुझी पे मारे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें खतरा है। उन्हें खतरा है कि अगर साजिद सुराई इस बस्ती में नगर सेवक की पोजीशन पे आ जाता है, या उसकी टीम आ जाती है, तो दलालों की दलाली बंद हो जाएगी, उनके गलत धंधे कारोबार बंद हो जाएंगे, उनके इलीगल एक्टिविटी के ऊपर स्टॉप लगेगा, और लोगों को सही रहनुमाई मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगा, और प्रॉपर और सस्ते काम, जो महंगे काम जो अगर अलग अलग दलाल लोग करते हैं, जो लीगल फीस जो गवर्नमेंट की होती है, उसके ऊपर इनका काम करा के दिया जाएगा। ऐसे में उन तमाम दलालों की रोटी रोजी, मैं ये आपको खुले तौर पे बताना चाहता हूँ कि ये सरासर गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। उन तमाम दलालों की तरफ से जिनकी दलाली बंद होने वाली है, वो अफवाहें आज भी फैलाते हैं, और वो मरे तक फैलाएंगे, और मैं मरे तक कहूँगा कि मैं इस इल्ज़ाम से पाक हूँ। क़यामत के रोज़ उनको भी इसको जवाब देना है, और मुझे भी जवाब देना है। और आज तक मैंने कोई दलाली नहीं की, टंके की चोट पर हक को हक बोला, सही को सही बोला, और काम किया आवाम के लिए, जिसकी वजह से आज भी मैं अपने रोज़गार पे, अपने हलाल रिस्क के ऊपर, अपने दोस्तों के साथ आज भी 35 सालों से समाज में सीना ठोक कर खड़ा हूँ और काम कर रहा हूँ। ये जनता दल पार्टी वादा करती है, इसी तरह पाक, साफ, ईमानदारी वाली सियासत बस्ती में देंगे, ताकि हमें देखकर आने वाली नस्लें सही राह पकड़े, दलाली छोड़े और सही सियासत की तरफ आए। ये हमारा वादा है इंशाल्लाह। राधा भाई चौल का केस और ताड़ा का केस आपने रजिस्टर कौन सी ईयर में किया था वो? देखिए, ये 1993 का टाड़ा केस है, अच्छा, जिसमें राधा भाई चाल के नाम पे जो हादसा हुआ था, उस पे कुछ साथियों को, बस्ती के लोगों को पकड़ा गया था। वो मैंने रजिस्टर नहीं किया था, सरकार ने, गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया था। उस केस को हमने मुंबई में टाड़ा कोर्ट के अंदर डे टू डे बेसिस के ऊपर उसको फॉलो किया, और उस केस को उसके रिजल्ट तक पहुंचाया। हमारे लॉयर्स थे ललित चारी साहब, जो सीनियर काउंसिल थे टाड़ा कोर्ट के अंदर, उनको हमने एनजीओज की मदद से ढूंढ के निकाला, उनको अपॉइंट किया। एक टाइम लगा था फिर भी? मैं उसके अंदर 95 के आसपास इसका कुछ फर्स्ट वर्डिक्ट यहाँ पर आया था मुंबई में। डेट में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, मैं इसका कॉपीज वगैरह दे दूंगा। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊं कि मेरे बहुत से उस दरमियान में दंगों के बाद जब हमने कमरे हारमोनी पे काम किया, अलग अलग लोगों से मिलते रहे, जब उनको हमारे ख्यालात पता चले कि भाई जोगेश्वरी ईस्ट में जो दंगा हुआ था वो तो एक पूरा प्रायोजित था या एक हादसा था, लोग कंफ्यूज थे। उस दरमियान काफ़ी अच्छे गैर मुसलमानों के साथ हमारे ताल्लुकात बने थे। जब राधा भाई चाल के केस का हमने एक पेपर में पढ़ा कि राधा भाई चाल के परिवार के लोग जो है परेशान है और प्रॉपर वकील के लिए, और वो दर दर भटक रहे हैं। वो महानगर न्यूज़पेपर था निखिल वाकली जी का, उस पर न्यूज़ आई थी। हमने जब उसको पढ़ा तो हमने अपने ग्रुप में लेके मीटिंग की और बात की कि ये गंभीर विषय है, हमारे बस्ती के परिवार के जो बच्चे बंद है, उनके परिवार के लोग दर दर भटक रहे हैं। तो हम लोगों ने इतना सब काम किया, तो क्यों ना हम इस केस को अपने हाथ में लेके इसको अंजाम तक पहुंचाएं, कुछ कोशिश करते हैं। तो जब हमने गैर मुसलमान साथियों से बात किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल करिए, क्योंकि कानून कहता है जब तक कोर्ट उस व्यक्ति को गुनाहगार साबित नहीं करता तब तक वो बेकसूर है, और बेकसूर की मदद करना इंसानियत का फर्ज है। तो गैर मुसलमान भाइयों ने उस वक्त में एडवोकेट ललित चारी की जो फीस थी
1.5 लाख रुपया इसकी फीस थी 1997 में, जो हमारी पगार ही उस टाइम पे 97 के आसपास हमारी पगार लगभग रही है 1,500-2,000-3,000 जब मैं काम करता था। तो जब 1.5 लाख का मसला है तो हम बोले पैसे कहाँ से लाएंगे। तो जब हमारे गैर मुसलमानों से जब बात हुई थी, उन लोगों ने हमें 50% अमाउंट कलेक्ट करके दिया आपस में। राधाबाई चाल के नाम पर गैर मुसलमान दोस्तों ने कहा कि कानून कहता है, हमारे देश का संविधान कहता है कि वो व्यक्ति तब तक बेकसूर है जब तक कोर्ट उसको गुनहगार साबित ना कर दे, और उस व्यक्ति को अपने बेगुनाही साबित करने के लिए वकील की मदद, कानूनी मदद मिलना बेहद जरूरी है। तो साजिद, हम तेरे साथ में, हम तेरी मदद करेंगे। इसका रिजल्ट पॉजिटिव आया था अल्हम्दुलिल्लाह। बॉम्बे के अंदर 5 लोगों को छोड़ा है जज साहब ने, और बाकी 11 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी। तो उस उम्र कैद की सजा के बाद में हमने इस केस को, हम छोटे थे, हमको दिल्ली कहाँ थी इसकी जानकारी नहीं थी। तब हमारे बस्ती के बुजुर्ग लीडर्स जो थे, बस्ती के मोहल्ले के जो सीनियर्स लीडर्स थे, उन लोगों ने हम लोगों को इकट्ठा करके साथ में लेकर हमारे जनाब अबू आसिम आजमी साहब के पास लेकर गए, जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस केस को सुना, समझा, और सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर उन्होंने दिया। उस सुप्रीम कोर्ट में एक लॉयर उन्होंने अरेंज करके दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर डे टू डे हियरिंग, लोकल टाडा कोर्ट के डॉक्यूमेंट के साथ पेश होना, उसके इफ्स एंड बट्स बनाना, टोटल काम मैंने किया है। पैसे समाजवादी पार्टी के रहे सुप्रीम कोर्ट में, टाडा कोर्ट के अंदर हमने पैसे भी लगाए हैं, और पूरा केस टाडा कोर्ट में चला। और वही केस के फाइल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब फर्स्ट डे केस जाता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं कि सर, जब गेहूं चुनने के लिए बैठते हैं तो कुछ कंकर गेहूं में चले जाते हैं और वो आटे में पीस जाते हैं, तो लिहाजा छोटे मोटे कंकरों को नजरअंदाज करके इस केस के ऊपर जो मुंबई टाडा कोर्ट ने जो सजा सुनाई है उसको बरकरार रखा जाए। तो उसका रिजल्ट मिला था आपको पॉजिटिव, मतलब इस तरह का पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकार का वकील होता है, जो सजा दिलाने का काम करता है, उनका कहना था कि छोटे मोटे कंकर आ जाते हैं किसी चावल गेहूं को पीसने देने के टाइम पे, चुनते टाइम पे, तो लिहाजा उसके ऊपर नजर ना करके इस सजा को बरकरार रखी जाए उम्र कैद को। पूरा केस चला। केस चलने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उस वक्त मैं कोर्ट में मौजूद था, जजेस कहते हैं कि जब इस गेहूं के डब्बे को हम खोलते हैं, इस गेहूं को देखते हैं, तो इसमें सिवाय कंकर के कुछ नजर नहीं आता, तो हम गेहूं को पीसने कैसा दें और बेकसूर लोगों को कैसे सजा दें, क्योंकि मुंबई पुलिस ने इसके अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करके रैंडमली लोगों को उठा के इस केस में डाल के लोगों को बंद कर दिया। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दी। सो गौसिया जी, होप सो अगर आप जो है वार्ड 78 से अगर जीत जाते हैं 2026 का कॉर्पोरेशन बीएमसी इलेक्शन, सो आपका पहला काम जनता के लिए क्या होगा? ये हमें ना काम तो हमें बहुत सारे करने हैं अपनी बस्ती में जीतने के बाद में, लेकिन सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट सेटर जो करेक्शन का रहेगा उसको हम बहुत जल्दी कोशिश करके चालू करने की कोशिश करेंगे। और महिलाओं के लिए जो सेफ्टी करना है, बाज़ार वगैरह में सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाने के लिए हम अपील करेंगे, और बहुत सारे काम आगे जो भी रहेंगे हम अंजाम देंगे इंशाल्लाह। सो गौसिया जी और साजिद सर, मैं आपसे एक ये पॉडकास्ट का एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इतने सारे अभी कैंडिडेट 78 वार्ड में वुमेन कैंडिडेट का अवार्ड आया है, तो अदर जो कैंडिडेट है उनसे अलग चीज आप, मतलब आप में ऐसा क्या है, आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कैसा कॉम्पीट करोगे आप उनसे? अच्छा सवाल है नादिर आपका। हम अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे, बोलेंगे कि हमको बहुत, लेकिन हम ये बोलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे पास में एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत एक्सपीरियंस वाली टीम है। खुद हमारे शौहर ने 35 साल जो काम किया है उसका हमको तजुर्बा वो देंगे, और हमारी जो पूरी टीम है, और हम अपनी पूरी लेडीज़ टीम का शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ कि वो जो हमारे साथ हमेशा खड़ी रहती है। हम उन सब को साथ में लेके इंशाल्लाह वार्ड 78 में ऐसा काम करके दिखाएंगे कि आने वाले 5 साल के बाद में लोग इस बात को चर्चा में लाएंगे कि अब की बार जो नगर सेवक आया है उसने कुछ काम करके दिखाया है बस्ती में। साजिद सर, एक वोट करना यंगस्टर और सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप एक बार इस पॉडकास्ट के
माध्यम से आप एक वोटर के लिए एक इम्पोर्टेंस बताइए कि लोग इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट करें। इस बार वोटर के लिए आप कुछ बोल सकते हैं? यही अपील करूंगा नौजवानों, दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, ये मौका है, अपने वोट के ज़रिए अपने मुस्तकबिल को संवार ले, आने वाली नस्ल के लिए बेहतरी का रास्ता छोड़े, वरना नाअहल लोग इस पे सीट पे काबिज होने के बाद आपका मुस्तकबिल बर्बाद कर देंगे। अपने हक को जाने, पहचाने और वोट करें, अब नहीं तो कब। आपको मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा एज अ पॉडकास्ट के तौर पे कि आप इस बार 2026 में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंस्पायर करें कि वो वोट दें, ज्यादा से ज्यादा इस बार रेशो बढ़ाएं और सही कैंडिडेट को पहले आइए। और इनसे अगर जुड़ना है तो उनकी पार्टी ऑफिस पे भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली, और इनके जो वॉलंटियर्स हैं उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे बैक स्टेज पे भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है ये पॉडकास्ट में हमने सारी चीजें जो है एक्सप्रेस की है, इनसे पर्सनली भी अगर मिलना है तो ये डाउन टू अर्थ आपसे मिलते हैं, काफी अच्छे से बात करेंगे। और कहीं अगर आपको मीटिंग कराना है तो इनसे कांटेक्ट नंबर आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस, इनका नंबर, जैसा भी होगा वॉलंटियर्स का, सारी चीजें हम दे देंगे और आप लोग जो है इनसे राब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच एक छोटा सा पार्ट बनाने के लिए। होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। अब नहीं तो कब, एक कदम परिवर्तन की तरफ, जन परिवर्तन की तरफ। अब नहीं तो कब, एक कदम परिवर्तन की तरफ, जन परिवर्तन की तरफ। मैं वार्ड 78 की जनता से अपील करना चाहूँगा कि जन परिवर्तन पार्टी की कैंडिडेट श्रीमती गौसिया साजिद शेख को भारी मतों से जिताएं और आने वाली नस्लों के लिए एक मुस्तकबिल बनाएं। जन परिवर्तन पार्टी। हम गौसिया साजिद शेख वार्ड 78 की जनता से अपील करते हैं कि 15 तारीख को हमको वोट दीजिए और आने वाले 5 साल अपनी बस्ती में परिवर्तन लेके आइए।